एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई। फिर से स्वागत है आप लोगों का इस नए सेशन में। तो मेरा नाम देवांश मिश्रा है और हम आपको फुल सिलेबस, आपको इस फिजिक्स का फुल सिलेबस जो है आपको पढ़ाने वाले हैं पूरे ईयर लॉन्ग बैचेस में। लेकिन उसके लिए आपको पूरा भर भर के सपोर्ट दिखाना होगा, जो कि हमको अभी तक नहीं दिख रहा है। तो लेक्चर्स को पूरा देखो और कोशिश करो कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अभी इस चैनल से आगे आने वाले टाइम के लिए। कोई भी बच्चे हो, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेक्टर से। बेसिक मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का बस केवल एक ग्राफ बचा हुआ है, लेकिन हम वो जानबूझ के रोक के रखे हुए हैं। हम बता देंगे ग्राफ को जब हम कैनोमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तब ग्राफ उस टाइम पे हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं हम ग्राफ। तो आज हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और छोटी छोटी दो तीन बातें, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे अब से हम, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा लंबा सेशन मत रखिए सर, आधे आधे घंटे का या 25 मिनट का सेशन रखिए। तो इस तरह से कर करके हम लोग कवर करेंगे। फिर बाद में चल के हम लोग जब अपने व्यूअर्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे का कोई भी लेक्चर्स बच्चे नहीं देखते हैं जब तक आपका फेथ ना बन जाए किसी टीचर पे। ठीक है, तो अगर छोटे टाइम का वीडियो होगा, छोटे देर का वीडियो होगा, ज़्यादा कम टाइम का होगा, तो बच्चा देखेगा और उसका फेथ बनेगा पढ़ाई को लेके या हमको लेके, कि फेथ बनेगा कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी है जो आप लोग से शेयर कर दिए हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे आपको रहने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने के लिए आपको ये सब छोटी छोटी स्ट्रेटजी लगानी होती है। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए बोलो, ताकि जल्दी से हम लोग ग्रो करें और अच्छे से खूब एक घंटे का सेशन, लाइव सेशन। और हम तो ये तक सोच के रखें कि बोर्ड पे पढ़ाएं हम आपको, क्योंकि हमको सच बताएं, हमको इस पे पढ़ाने पे बिल्कुल मजा नहीं आता और हमको तो ये भी नहीं विश्वास होता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पे। क्योंकि ये छोटा सा कंप्यूटर का स्क्रीन और कोने में मेरा चेहरा, ये हमें खुद पसंद नहीं है पर्सनली। लेकिन उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कैमरा खरीदना, बोर्ड खरीदना बड़ा सा, और फिर वो खरीदना, तो उससे अच्छा ये है कि यहीं पे पढ़ा लो जब तक आप लोग सपोर्ट ना दिखाएं अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। तो आज वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर देखो, वेक्टर होता क्या है, तो छोड़ो वेक्टर वेक्टर छोड़ो, वेक्टर वेक्टर छोड़ो। पहले हम लोग क्वांटिटी पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी, ठीक है। जैसे क्वांटिटी मतलब क्या? क्वांटिटी मतलब जैसे तुम्हारी मम्मी बोली होंगी कि बेटा 2 किलो चीनी लेता, 3 किलो चीनी लेता, दोस्त को बता रहा हो बेटा हम 80 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा के गाड़ी चलाएं, उसका बाल उड़ रहा था पूरा और झटके से ब्रेक मारे, वह मजा आया। तो ये सारी क्या है? क्वांटिटीज है। आप डिस्क्राइब करते हो कि ये इतना था, ये इतना था, ये ऐसा था। ठीक है, जैसे जब अर्थक्वेक आता है तो आप बताते हो कि रेक्टर स्केल पे 4.2 या 7.3 ऐसे ऐसे था। तो ये सब क्या है? क्वांटिटीज है जिसको आप डिस्क्राइब करते हो। 4 किलो चीनी लेते आओ, 3 किलो चीनी लेते आओ, तो ये सब क्या है? क्वांटिटीज है। लेकिन अब कुछ क्वांटिटीज में दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। कितने तरीके की क्वांटिटीज होती हैं? दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। और ये दोनों बेसिक क्वांटिटीज हैं जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसके ऊपर आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके अब पढ़ाई करनी होगी। दो तरीके की क्वांटिटीज होती है। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, ये पढ़े होंगे आप लोग, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा होता है अपना वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी आप लोग पढ़े हैं। लेकिन हम लोग को इस समय इस पे वेक्टर क्वांटिटी पे फोकस करना है, ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी पे, स्केलर पे नहीं करना है। ठीक है, स्केलर आप लोग को सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा, 2 लाइन में समझ में आ जाएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी पे हमको स्टडी करना है, क्योंकि ये इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एक चैप्टर ये बना दिया गया है क्लास 11th में। कैसे, हम अभी आप लोग को समझाएंगे क्यों इसको पूरा अलग से पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर में। ठीक है, हम लोग को इसके ऊपर स्टडी करना है। अच्छा सर, दो तरीके की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम लिख देते हैं फिर समझाएंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसी क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया हो। जैसे मान लो मम्मी तुम्हारी बोली कि बेटा 4 किलो चीनी लेता, तो 4 किलो चीनी लेता, बस गए तुम दुकान से लेते आए। उसमें क्या मैग्नीट्यूड की केवल बात हो रही है। हमने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब हमारी कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी। ये क्या स्केलर क्वांटिटी है? कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी यार, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लो, कर लिए कवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कि ना? तो ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं, जहां पे केवल मैग्नीट्यूड की बात आती है। जहां पे केवल मैग्नीट्यूड की बात आती है, वो सब क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन ऐसी क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ऐसी क्वांटिटीज जिसकी मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, मतलब वो डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो। ये हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करना, चिंता मत करना। मतलब ऐसी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाइड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सर, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, ये वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया, स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा और हम इसको इलोबरेट करते हैं। आ जाओ इलोबरेट करके देखते हैं। मान लो ये सर्किल है, यहां पे तुम खड़े हो, हम तुमसे बोले बेटा ये बता, चल तू 5 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर। तुम 5 मीटर यहां पे कर दोगे, यहां पे कर दोगे, यहां पे कर दोगे, कहीं भी 5 मीटर तुम ट्रेवल कर दोगे। लेकिन हम क्या बोले, यहां पे डिस्टेंस की बात की है, हम ध्यान से सुनना। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, इसीलिए इसका चर्चा की है। वेक्टर क्वांटिटी में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, याद रखना। डिस्टेंस क्या किया, आप 5 मीटर चल गए, लेकिन अगर हम बोले बेटा 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर, हम बोले तुमको ओ पॉइंट तक बेटा पहुंच जा, चल छोड़ दो 5 मीटर, छोड़ दो 5 मीटर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देंगे, हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। हम अभी तुम लोग को डिफाइन करके बता रहे हैं। हम बोले बेटा, क्या बोले हम बेटा, कि आपको ओ पॉइंट तक पहुंचना है, पहले क्या बोले, डिस्टेंस ट्रेवल करो और ओ पॉइंट तक पहुंच जाओ। तुम यहां से चले जाओ, या फिर यहां से चले जाओ, या फिर यहां से चले जाओ, हाँ की ना। लेकिन अगर जब हम तुमसे बोलेंगे कि बेटा तुम ओ पॉइंट तक जाओ डिस्प्लेसमेंट करके, ओ पॉइंट तक जाओ डिस्प्लेसमेंट करके, तो ध्यान से सोचो, जब डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़ते थे तो आप लोग क्या बोलते थे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या यही है? हाँ की ना। तो क्या यहां पे आप डायरेक्शन स्पेसिफाइड थे? डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन स्पेसिफाइड थे कि अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़नी है, लेकिन डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं डिफाइंड थी। इसीलिए जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस, हाँ की ना। डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी, डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपना? वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये एग्जांपल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि आपको बस यहां पहुंच जाना है। आप मैग्नीट्यूड पे ध्यान दीजिए, बस आप इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना चाहते हैं, या इधर से जाना चाहते हैं, या इधर से जाना चाहते हैं, या सीधे चले जाना चाहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल करना होगा, हाँ की ना। हाँ सर। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया। स्पीड, क्योंकि जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ की ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये यहां पे वेलोसिटी जो है वो, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, हाँ की ना। हाँ सर। तो वेलोसिटी अपना क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, स्पीड हो गया, वेट क्या है? मास मान लेते हैं, मास 5 किलो, 6 किलो, बेटा 6 किलो चीनी लेता, बेटा 7 किलो चीनी लेता। ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। उसमें मैग्नीट्यूड केवल स्पेसिफाइड है, डायरेक्शन कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ये छोटी सी बात है, स्केलर क्वांटिटी पे ज्यादा चर्चा नहीं करना है। अब वेक्टर क्वांटिटी का और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। स्केलर छोड़ दो, अब स्केलर मतलब जहां मैग्नीट्यूड डिफाइंड हो, वेक्टर पे बात करना है अपने को। हम लोग वेक्टर पे बात करने आए हैं, और इसमें एक दो बात बोलनी है, अभी बोलेंगे, लेकिन पहले वेक्टर पे बात बोलते हैं। क्या? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एसेलरेशन, एसेलरेशन ये भी क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है अपना? वेक्टर क्वांटिटी। और एसेलरेशन क्या है अपना? वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, हाँ की ना। अब ध्यान से सुनो, आप लोगों को अभी आगे चल के 11th में कई चीजें पढ़नी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होंगी। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्लास 12th में जैसे आप लोगों को जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना होगा, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना होगा, जब आप रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ये सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा, इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है कि अभी आप लोग को आगे आएगी। लेकिन हम सुना दे रहे हैं आप लोगों को, हम क्या कर रहे हैं? आप लोगों को सुना दे रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम होता है, और टॉर्क होता है, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे आप लोग 12th में अभी, और उसके बाद फिर आप लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है।
ठीक है, जिसके बारे में आपको स्टडी खूब अच्छे से करनी है। तो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस पूरे चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर आपको मतलब पढ़ना ही है अच्छे तरीके से, ताकि आपको उन चैप्टर्स में प्रॉब्लम ना हो। बस हमारा ये बताने का मतलब यही है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ये सब बताने का मतलब ही यही है, ताकि आप इस चैप्टर पे फोकस करके पढ़ो। ये समझ लीजिए आपका पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रख देगा ये चैप्टर, ताकि अगर यहां पे अटक गए ना तो फिर बाकी सारे चैप्टर्स में अटकते रह जाओगे। हाँ कि ना? हाँ सर। अभी हम लोग डायरेक्शन के ऊपर और बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज पे एक छोटा सा पॉइंट और लिख देते हैं कि द टू स्केलर क्वांटिटीज, जैसे मान लो दो स्केलर क्वांटिटी है अपने पास, द टू स्केलर क्वांटिटी आर एडेड, उसको ऐड कर सकते हो तुम, सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तुम, मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड बाय सिंपल, बाय सिंपल एल्जेब्रिक लॉ, बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स। जो एल्जेब्रिक मेथड्स अपने पास है ना, जो एल्जेब्रिक मेथड अपने पास रखे हुए हैं पहले से मैथमेटिक्स, जो अभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे 10th तक, वो सारे एल्जेब्रिक मेथड्स को यूज करके हम लोग स्केलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मम्मी बोली 4 किलो बेटा चीनी लेता और 2 किलो दाल लेता, अब इन दोनों, ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो क्या करोगे, सिंपल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 6 किलो हो गया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं है। मान लो दो वेक्टर क्वांटिटीज दी हैं, कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं हम, अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से समझ लो। जैसे मान लो दो वेक्टर क्वांटिटीज अपने को दे रखी हैं और उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आप उसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, उसमें बहुत सारी बातें ध्यान देनी होती हैं। तो सबसे पहले आप वेक्टर को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि वेक्टर होता क्या है। हाँ कि ना? तो अभी हम लोग वेक्टर पे थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, एल्जेब्रिक मेथड से डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो ऐड हो सकती हैं डायरेक्ट एल्जेब्रिक मेथड से। ठीक है, अब इस पे हम लोग, अब वेक्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो क्वांटिटी तुम लोग जान गए कि क्वांटिटी क्या होती है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज पे अच्छे से क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा सर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे। तो ध्यान से सुनो, अब एक दो छोटी छोटी बात हम बताएंगे कि कैसे डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है हर चीज। देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम जल्दी से टॉपिक पे जंप नहीं करना चाहते हैं, फील करो, हर चीज चमकनी चाहिए दिमाग में कि आखिरकार चल क्या रहा है। मान लो कि ये अपने पास एक 5 किलो का ब्लॉक है। क्या है, 5 किलो का ब्लॉक है। अच्छा सर, 5 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है सर, वाह वाह सर वाह। अच्छा, इस पे हम लोग क्या किए, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग इस पे अप्लाई किए। 10 न्यूटन का क्या किए, फोर्स हम लोग अप्लाई किए। अच्छा सर, और हम तुमसे पूछे कि बेटा बता इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप लोग 9th अच्छे से पढ़ के आए हैं, हाँ कि ना? तो कई बच्चे बोलेंगे सर F इज इक्वल टू एम ए सर, और 10 इज होगा फोर्स, और मास इसका 5 दे रखा है सर, और एक्सेलरेशन अपने को चाहिए, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा सर, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब तुम लोग से एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना हम बताना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये अपने को सरफेस दे रखा है, और यही 5 किलो का ब्लॉक, ये है 5 किलो का ब्लॉक अपना, क्या है, 5 किलो का ब्लॉक। अब हम क्या किए, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अच्छा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं सर। तो 10 न्यूटन का फोर्स अब हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, ये 10 न्यूटन का, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, फील आएगा, है ना? फील लेना अपने को। ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, 10 न्यूटन का फोर्स, और ये मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री पे ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाए। कितने डिग्री पे, 60 डिग्री, मतलब सरफेस से 60 डिग्री पे ऐसे हम लोग क्या किए, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा सर, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो 5 kg का ब्लॉक है, क्या ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा या डिफरेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा? हमारा क्वेश्चन क्या है, ये ब्लॉक है 5 किलो का, यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। मेरा क्वेश्चन सेम यहां पे भी है कि एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा इस ब्लॉक का, एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का। तो ये बच्चों को कठिन लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन जब आप वेक्टर पढ़ लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर। तो इस, हमारा क्वेश्चन बस सिंपल सा ये है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर है 2 नहीं होगा। क्या आंसर है, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा।
इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? बस नहीं होगा ये जान जाओ। क्यों नहीं होगा? अच्छा सर आ जाओ और आगे बात करेंगे यार, और आगे बात करेंगे। अब हम क्या किए, यही 5 किलो का ब्लॉक है, 5 केजी का, और इस पे हम लोग फिर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। अब बताओ कि ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? तुम लोग ध्यान से सोच के बताओ, ये ब्लॉक मूव करेगा? तुम लोग डायरेक्ट बोल सकते हो नहीं सर, ये तो ब्लॉक को ऐसे दबाया जा रहा है। मतलब आप कॉपी मान लीजिए ऐसा टेबल पे रखे हैं और उसको ऊपर से दबा रहे हैं, तो क्या वो ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा या कॉपी आपकी एक्सेलरेट कर जाएगी? नहीं करेगी बेवकूफ, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ध्यान से देखो, हम ये 3 फिगर आप लोगों को क्यों बताए हैं? ये फिगर हम आप लोगों को इसलिए बताए हैं क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है सर? यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है। यहां पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक को कुछ और एक्सेलरेशन दे रहा है। यहां पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक को 0 एक्सेलरेशन दे रहा है। मतलब क्या 10 न्यूटन का फोर्स जो लगा रहे हैं हम लोग ब्लॉक के ऊपर, क्या वो कैसे लगा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। मतलब क्या वो डायरेक्शन क्या है 10 न्यूटन फोर्स की, क्या ये जरूरी है अपने पास कि ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, या ऊपर से लग रहा है? क्या डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, हाँ कि ना? मतलब क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है सर? हाँ सर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आई कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है और वेक्टर क्वांटिटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पे अब हम लोग सिंपल अलजेब्रा के यूज से हम लोग नहीं कर सकते। सिंपल अलजेब्रा के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में हम लोग सिंपल अलजेब्रा का मेथड लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां वेक्टर में ये वेक्टर अब आ गया, क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। अपने पास 10 न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड है, वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये जो एरो बना हुआ है ये डायरेक्शन है। ये एरो बना हुआ है ये क्या है? डायरेक्शन है, हाँ कि ना? मतलब ये जो फोर्स है, जो 10 न्यूटन फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी दिया है 10 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन भी दे रखी है अपने पास, तीनों अलग अलग। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एफ वेक्टर ऐसे बोलते हैं हम लोग। अभी तक आप लोग ऐसे सिंपल पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसको हम लोग एफ वेक्टर ऐसे बोलते हैं। मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके हम लोग उनके ऊपर, उनके सिर पे हम लोग एक एरो का निशान दे देते हैं। वो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। जैसे यहां पे एरो रिप्रेजेंट हुए हैं सारे। आई बात समझ में कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाँ कि ना? जैसे यहां पे जो एक्सेलरेशन है, यहां पे ऐसे लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। ध्यान से देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग। इस पे और चर्चा हमको करनी है, लेकिन हम बात बढ़ाना नहीं चाहते हैं जाते। मेरा इच्छा हो रहा है कि हम बात बढ़ा दें, लेकिन बढ़ाना नहीं चाहते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जितना अभी बोल रहे हैं समझते जाओ। तो ये ए जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब थोड़ा सा आप लोग को क्लियरिटी आई होगी कि अच्छा सर डायरेक्शन क्या होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है और इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में कि नहीं आई? आप एक और एग्जांपल लेके देख सकते हो। जैसे मान लो एक बॉटल, रुको एक बॉटल देख लें, आसपास है मेरे पास। हाँ हाँ, बॉटल रखा हुआ है अपने पास। ये बॉटल, अब मेरे पास सरफेस, कोई सरफेस तो नहीं है। हाँ, ये पेन टैब उठा लेते हैं। देखो ये बॉटल है, दिख रहा होगा। ये बॉटल है, ध्यान से देखो। हम इस पे अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाएं तो ये बॉटल स्लाइड करता हुआ आगे जा रहा है। ध्यान से देखो, ये बॉटल आगे हुआ तरफ स्लाइड करता हुआ जा रहा है। अच्छा, हम अगर बीच में फोर्स लगाएं तो ध्यान से देखो, ये देख रहे हो? ये देखो, ये देखो, नीचे फोर्स लगाए तो ये स्लाइड करते हुए आराम से जा रहा है। लेकिन अगर बीच में फोर्स लगाए तो देखो ये गिर गया। तो ध्यान से देख रहे हो, फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं। फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं, इस छोटी सी उंगली से फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा डायरेक्शन बदल जा रहा है। जहां पे हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ले रहे हैं, मतलब जहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट बदल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी उसकी वजह से बदल जा रही है। तो क्या डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, नहीं तो पूरा सेटअप ही गड़बड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो समझ में आया डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे टॉर्क जब हम पढ़ाएंगे रोटेशनल मैकेनिक्स पे। बस हमारा इंटेंशन समझो, अभी फील ले लो चैप्टर का, कि चैप्टर का फील कैसे है और चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हम लोग को डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना है वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते समय। ये छोटी सी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, फील समझ में आ गई होगी। क्योंकि आप लोग क्लास 11th में, इसलिए ये सब छोटी छोटी बात आप लोगों को अगर भारी लग रही है तो, क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हैं, अभी तुरंत 11th में आए, इसलिए थोड़ी थोड़ी ये बात भारी लग रही होगी। एज सच कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा आओ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटी छोटी जनरल बात करनी है। क्या करनी है अपने को? छोटी छोटी जनरल चर्चा।
जनरल चर्चा, जनरल चर्चा ऑन वेक्टर, जनरल चर्चा ऑन वेक्टर। अब ज्यादा हम इसको नहीं खींचेंगे, बस थोड़ी देर और। जनरल चर्चा ऑन वेक्टर, जनरल चर्चा करना है अपने को। तो इसमें पहला पॉइंट जो है जनरल चर्चा में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी, कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि जैसे मान लो फोर्स हम लोग यहां पे लिख रहे थे, तो क्या हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, उसको हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, एक एरो है, ये एरो है, लिख लो ये बात, ये एरो है। तो अब इस एरो में देखो, ये जो होता है ये हेड होता है, ये हेड होता है, और ये क्या होता है, ये टेल होता है। ये एरो का हेड है और ये एरो का टेल है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को, जैसे मान लो यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जैसे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिखना है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा एरो ऐसे लगा देंगे हम लोग। ये बताता है कि ये जो फोर्स है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लिख दो ये बात, एरो रिप्रेजेंट दैट, एरो रिप्रेजेंट दैट, रिप्रेजेंट दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये जो छोटा सा टोपी लगा रहे हो ना उसके ऊपर, ये क्या है, अपना वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करता है। एरो रिप्रेजेंट दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ सर। तो क्या ये टेल समझ में आया कि इसको हम लोग टेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये पूंछ है इसकी, और ये हेड है, क्यों, क्योंकि इसका आगे वाला हिस्सा है। सिर को हम लोग हेड बोलते हैं, पैर को हम लोग टेल यानी कि नीचे वाला हिस्सा बोलते हैं। और ध्यान से देखो, इसके अंदर एक और खासियत है कि ये जो लेंथ होती है ना, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो लेंथ होती है अपने पास, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, एक मिनट, हाँ एक मिनट यार, हाँ ये वाली जो डिस्टेंस है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है सर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। जैसे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये एरो की लेंथ जो होगी वो 10 यूनिट होगी। अब 10 को तुम लोग क्या करो, 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लो। इसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, याद रखो। देखो हम एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, एक एक बात समझाएंगे, चिंता मत करना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा सर, और यहां पे हम इसका चर्चा कर रहे हैं, ये वाले एग्जांपल का। हम लोग क्या बोले कि ये जो 10 न्यूटन है, यहां पे बोलते हैं ये जो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये 60 डिग्री पे लग रहा है। ये कितने पे लग रहा है, 60 डिग्री। ये एग्जांपल नहीं ली है, इसको बोलने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करना होगा और बात ज्यादा डीप में चली जाएगी। ये अलग एग्जांपल ले लिए। 10 न्यूटन का फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे लग रहा है। तो इसको जब रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये 10 न्यूटन है और ये क्या है, 60 डिग्री है। और ये जो डिस्टेंस है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। अब यहां पे तुम लोग स्पेसिफिकेशन ले सकते हो कि 1 न्यूटन को हम लोग 1 सेंटीमीटर मानेंगे, तो 10 न्यूटन में मतलब कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात तुम लोग क्लास 1, ये हम जो लिए हैं अभी, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये जब आप लोग ग्राफ पढ़ रहे होंगे वहां पे आप लोग पढ़े होंगे ये बात, ठीक है। तो इस पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि ये सब बात बेसिक बेसिक बात है, आप लोग पढ़ें। तो ये हेड होता है और ये टेल होता है और ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरो की लेंथ है, ये जो एरो की लेंथ है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। और एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, हाँ सर आपकी बात समझ में आ गई सर। अच्छा, तो ध्यान से देखो, जो फोर्स इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिखा है, अब इस पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन जो लिखा है, यहां पे जब ऐसे बना हुआ है, जब ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, तो ये दो बातें एक साथ रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड। मतलब ये दोनों बातें एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मान लो कि एफ वेक्टर और बाद में इसमें मॉड ऐसे लगा है, ये मॉड का जो साइन जानते हो ना, एक्स मॉड, ये जानते हो ना मॉड का साइन भैया, अरे यार एक्स का मॉड, तो यहां पे भी वो मॉड है लेकिन ये अलग तरीके का मॉड है। अगर एफ वेक्टर का मॉड लगा हुआ है और 10 न्यूटन लिखा हुआ है, तो ये क्या देता है, ये मैग्नीट्यूड केवल रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। लिख दे रहे हैं ये पूरी बात, इट विल रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड, इट विल रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड, इट विल रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड। इस पे ज्यादा तुम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में ये और बातें थोड़ी
और ज्यादा क्लियर होती जाएगी कि मॉड क्या होता है, क्यों ऐसे मॉड लगा के एफ वेक्टर लिखते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये क्या बस अभी के लिए ये सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लो कि ऐसा होता है। कुछ बातें जो होती है ना वो बेसिक्स होती हैं जिनको आपको मतलब मानना ही पड़ता है। जैसे नानी बोलती है ना कि क्या बोलती है नानी कि कई सारी बात बोलती है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे गोबर, जैसे गाय का गोबर जो होता है, अगर उसको हम लांग देते हैं, ठीक है, अगर हम उसको लांग देते हैं तो मेरा पैर दर्द करता है। मेरा क्या दर्द करता है? पैर दर्द करने लगता है रात भर, 2-3 दिन तक दर्द करेगा। और जब जब गोबर लांगते हैं तब तब ऐसा होता है। तो मेरी दादी बोलती थी कि बेटा गोबर लांगोगे तो पैर दर्द होगा। हम पूछते थे क्यों, तो कहते थे लग। तो तो वो बोलती थी बेटा मारने लगेंगे, जो बोले हैं मान जा, जो बोले हैं मान जा। लेकिन मेरी दादी भोजपुरी में बोलती थी, हिंदी में नहीं बोलती थी। जो बोले हैं वो मान जाओ, नहीं तो इसी तरह दर्द करेगा। तो रीजन कभी नहीं बताती थी। लेकिन हम आप लोग से वादा कर रहे हैं कि इसका रीजन हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको हमको टाइम देना होगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम और बातों को आपके दिमाग में भर सके। अभी के लिए ये बातें मान जानी है आपको। किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का, आपको समझ में आया? तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इसमें डायरेक्शन भी दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है अभी एक्सप्लेन करेंगे यार, थोड़ा सा रुको, टाइम दो हमको। और यहां पे 10 न्यूटन केवल मैग्नीट्यूड है, और कैसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया है, ग्राफ बना के भी अभी थोड़ी देर पहले समझाए हैं, तो उससे भी थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हो। तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा सर, और थोड़ा सा सुन लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। मान लो कि कोई भी ए वेक्टर है, मान लेते हैं कोई भी ए वेक्टर जो कि ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और कोई भी बी वेक्टर है, दोनों क्या है? बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है? बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर पड़े हुए हैं, कहीं भी पड़े हुए हैं, प्लेन में पड़े हुए हैं या अपने आसपास कहीं भी पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम लोग कई तरीके से अलाइन कर सकते हैं। इस ए वेक्टर, वेक्टर क्या है समझ में आ गया ना भैया? अरे यार आप लोग सामने नहीं, इसीलिए हमको डर लग रहा है थोड़ा सा। ये क्या है? वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। वेक्टर मतलब जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया हो। अब ये दोनों वेक्टर अपना स्पेस में कहीं भी पड़े हुए हैं, अपना रैंडमली इसी तरीके से बिखरे हुए हैं। इसका अलग अलग अलाइनमेंट हो सकता है। कभी ये एक साथ प्लेन में हो सकते हैं, जैसे प्लेन एक्स वाई जेड प्लेन सुने हो ना, मान लो कभी ना कभी ये एक प्लेन में हो सकते हैं, या अलग अलग प्लेन में हो सकते हैं। कभी एक एक्स प्लेन में, कोई कभी कोई दूसरा वाई प्लेन में, हाँ कि ना? तो ये दोनों अलाइनमेंट जो है, कभी ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं आपस में, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। कभी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, हाँ कि ना? कभी ये आपस में मतलब ऐसे ऐसे एक साथ ऐसे बन सकते हैं, हाँ कि ना? मतलब क्या दो वेक्टर का अलग अलग अलाइनमेंट हो सकता है, कैसे भी वो स्पेस में पड़े हो, कभी वो पैरेलल, कभी वो परपेंडिकुलर, कभी वो एक पॉइंट पे मिलके वो स्टार्ट हो रहे हो। तो ये अलाइनमेंट है अलग अलग वेक्टर्स की। आई बात समझ में? और इन अलग अलग वेक्टर्स की अलाइनमेंट के बेसिस पे हम लोग इसके अलग अलग वो पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे कि वेक्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। उस पर चर्चा करने से पहले एक टॉपिक और छेड़ देते हैं हम, और ये आखिरी टॉपिक है आज का, ताकि हल्का हल्का लाया जाए। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो हम पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अच्छा सर, मान लेते हैं कि अपना पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी दे रखा है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी दे रखा है। अच्छा अच्छा सर, अब इसके बीच में आपको एंगल बताना है। मान लेते हैं ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, एक मिनट, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, और इसके बीच में आपको एंगल बताना है। तो यही एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल जो है थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का ये तरीका होता है। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा हम क्या किए, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि हम किए क्या है। तो ध्यान से देखो, हम यहां पे दो काम किए। एक तो क्या किए हैं, पहला काम आपको करना है, कनेक्ट कनेक्ट द टेल्स ऑफ, कनेक्ट द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स, और फिर कैलकुलेट द स्मॉलर एंगल, कैलकुलेट द स्मॉलर एंगल, कैलकुलेट द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम।
तो ये दो वेक्टर का बीच का एंगल नहीं निकलना है भैया, ये कहीं पे आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हम ऐसे बोल दिए कि ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। अब यहां पे हम अलाइनमेंट किए ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो ध्यान से देखो यहां पे हम लोग क्या किए हैं, दोनों के टेल्स को जोड़े हैं, दोनों के टेल्स को जोड़े हैं। ये टेल क्या है, ओ पॉइंट क्या है, ए का भी टेल है, और बी ओ पॉइंट क्या है, बी का भी टेल है। मतलब दोनों के टेल्स को जोड़े, और जो छोटा वाला एंगल है, जो छोटा वाला एंगल है वही क्या है, एंगल ऑफ द वेक्टर है। ध्यान से सोच के देखो कि ये जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, इसमें एक और एंगल है, ये भी एक एंगल ही है भैया, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना है अपने को, छोटे वाले एंगल को कंसीडर करना है। तो दो टेल को कनेक्ट करो और जो छोटा वाला एंगल है उसको पकड़ लो। तो छोटा वाला एंगल कौन सा है, ये थीटा छोटा वाला एंगल है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा, ये छोटा वाला एंगल होगा, ना कि ये बड़ा वाला एंगल होगा। ये बात समझ में आई। कभी भी कोई भी पूछे कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताइए बेटा, तो आपको क्या करना है, टेल्स को कनेक्ट करना है और जो छोटा वाला एंगल है उसको कंसीडर करना है, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। आई बात समझ में कि नहीं है? हाँ सर, आ गई आपकी बात समझ में। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये अपने पास एक बी वेक्टर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, बी वेक्टर, और ये अपने पास क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इसके बीच में हम तुमसे बोले कि बेटा एंगल बता दे, अब इसके बीच में एंगल हम तुमसे पूछे कि बताओ क्या होगा। सोच के देखो कि यहां पे ये जो बी वेक्टर है उसका टेल ये है, उसका टेल ये है, और ये जो ए वेक्टर है इसका ये जो कनेक्ट हो रहा है ये हेड कनेक्ट हो रहा है। ए वेक्टर का हेड कनेक्ट हो रहा है और बी वेक्टर का टेल कनेक्ट हो रहा है। तो ध्यान से सोचो, हम लोग इस वेक्टर को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब ये जो ए वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है ना, इसको हम लोग आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, अपना ए वेक्टर हो जाएगा, आगे एक्सटेंड कर दिए। तो अब ये क्या है, ये ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दिए हम लोग, मतलब ए वेक्टर को ऐसे उठा के ऐसे एक्सटेंड करो या खींच के एक्सटेंड करो, वो आपकी मर्जी है। खींच के एक्सटेंड मत करना, ऐसे उठा के ऐसे एक्सटेंड करना। तो ये जो एंगल होगा शॉर्टेस्ट एंगल, ये वाला एंगल, दैट इज थीटा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, टेल अब कनेक्ट कर रहे हैं आप, बी वेक्टर का भी टेल कनेक्ट कर रहे हैं और ए वेक्टर का भी टेल ही कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, बी वेक्टर का भी ये टेल है और ए वेक्टर अब यहां पे आ गया है, तो ये भी इसका टेल है, हाँ कि ना। तो ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये ए वेक्टर है अपना, और ये ए वेक्टर हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है अपना, बी वेक्टर है। अब यहां पे भी देखो वही केस है, यहां पे ए का हेड मिल रहा है और बी का टेल मिल रहा है, हाँ कि ना। फिर से क्या करो, ए को आगे लेते जाओ, तो अब ये क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा ए वेक्टर का, और ये भी बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा, जो शॉर्टेस्ट एंगल है, हम बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शॉर्टेस्ट एंगल है, शॉर्टेस्ट नहीं स्मॉलर एंगल है, जो मतलब जो कम एंगल है, वो क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हाँ कि ना। हाँ सर। तो अब एंगल अगर कोई पूछे कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने हैं, क्या निकाल लोगे, बस दो काम करना है आपको, टेल कनेक्ट करना है और एंगल कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे सर, ध्यान से सोचो, हम लोग क्या किए, ए वेक्टर यहां पे पड़ा हुआ है, इसको उठा के ऐसे आगे कर दिए। उसी तरीके से ये जो बी वेक्टर पड़ा हुआ है, इसका टेल कनेक्ट करना है आपको। टेल कनेक्ट करने के लिए तो ए के टेल से आप कनेक्ट कर दीजिए, तो बी वेक्टर यहां पे है, इसके जस्ट पैरेलल में बी वेक्टर यहां पे रिप्रेजेंट कर लो। अब ध्यान से देखो, बी का भी टेल कनेक्ट हो गया और ए का भी टेल कनेक्ट हो गया, तो ये जो थीटा होगा और ये जो थीटा होगा, ये दोनों थीटा सेम ही होगा, और ये भी एंगल ऑफ द वेक्टर होगा। ये भी क्या होगा, एंगल होगा वेक्टर का, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या आप लोग को फील आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको बस टेल को कनेक्ट करना है, खींच के तुम कनेक्ट नहीं कर सकते हो, इसको ए वेक्टर को खींच के कनेक्ट नहीं कर सकते हो, हम ये बात पहले भी बोले थे, उठा के रखना है आपको। खींच क्यों नहीं सकते हो, क्यों नहीं खींच सकते, क्योंकि ये जो लेंथ होती है ना, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, अगर तुम खींच दोगे तो तुम मैग्नीट्यूड में चेंज लेते आओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, टेल को कनेक्ट करने के लिए आपको बस उस वेक्टर को उठाना है और पटक देना है। तो हम क्या किए, ए वेक्टर को यहां से उठाएं, यहां से, और इसको आगे बढ़ा दिए, तो क्या हुआ, टेल इसके कनेक्ट हो गए, हाँ कि ना। अब जो शॉर्टेस्ट एंगल है वो हम कंसीडर कर लेंगे। अब बड़ा वाला उठाने जाओगे तो ये बड़ा वाला एंगल है, बड़े वाले एंगल को नहीं उठाना है। या फिर तुम बी वेक्टर जो ऐसे पड़ा हुआ है उसके जस्ट पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दो, ये बी वेक्टर है, इसको आगे शिफ्ट कर दिए, ये बी वेक्टर है, इसको आगे शिफ्ट कर दिए, हाँ कि ना। हाँ सर। तो क्या एंगल अब आप लोग को समझ में आया। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये एक्स एक्सिस है और ये ए वेक्टर है, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये बी वेक्टर है,
और ये बी वेक्टर नहीं है, नीचे कर लेते हैं इसको, नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन बनाना सीख जाओ, सीधे कॉन्सेप्ट को पकड़ो और क्वेश्चन, ये बी वेक्टर है और ये जो है 30 डिग्री पे है ना, और ये भी एक्स एक्सिस है और ये सी वेक्टर है और ये 45 डिग्री पे। हाँ कि ना, हम क्या किए, ए वेक्टर बनाए एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, बी वेक्टर बनाए एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, सी वेक्टर बनाए एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा 3 क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन आपको पता करना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। 3 क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, और सी वेक्टर ए वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हमारा है, ये ही लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो दिमाग से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, अब ये सारे वेक्टर्स को एक प्लेन में ले आके खड़ा कर दो, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स जो है एक्स एक्सिस से अलाइन है सारे वेक्टर। ध्यान से देखो, ये भी एक्स एक्सिस से अलाइन है, ये भी एक्स एक्सिस से, ये भी एक्स एक्सिस से। तो ये एक्स एक्सिस बना लो और ये क्या है अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा सर, ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है 30 डिग्री, ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर है, बी वेक्टर एक्स एक्सिस से नीचे है, वो भी 30 डिग्री, हाँ कि ना, और सी वेक्टर जो है वो यहां पे है जो कि 45 डिग्री पे एक्स एक्सिस से। अब हम पूछा पहला क्वेश्चन, देखो क्या पूछा पूछने वाला, कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या पकड़ना है, टेल पकड़ लो। क्या यही टेल है, ए वेक्टर का भी टेल यही है, बी वेक्टर का भी टेल यही है। तो ध्यान से देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये रेड पेन से ले लेते हैं, ये एंगल पकड़ो, ये ए और बी के बीच का एंगल। ध्यान से देखो, ये 30 और ये भी 30, तो 30 30 क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। हाँ कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, ये 30 तो ये भी 30, तो ये पूरा 60। अब एंगल बिटवीन बी और सी बताना है, एंगल बिटवीन बी और सी। तो ध्यान से देखो, ये बी है और ये सी है, तो क्या यही बी और सी के बीच का एंगल है, तो बी और सी के बीच का एंगल ये पूरा 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। क्या यार, ये छोटी छोटी बात आप लोग पहले भी कर चुके हैं, क्लास 9th में जब आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी इस तरीके से एंगल निकालना सिखाया जा रहा होगा। जब आप लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे होंगे, तो ये जब पूरा 30 है तो क्या ये 30 है, तो जब ये पूरा 45 है और ये 30 है तो क्या ये 15 होगा, हाँ कि ना। तो बी और सी के बीच का एंगल कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया, हाँ कि ना, हाँ सर। अब सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का पूछा है, तो ये ए वेक्टर यहां पे है और सी वेक्टर यहां पे है, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला इतना बड़ा, क्या ये पूरा एंगल जो है अपना क्या होगा, एंगल बिटवीन सी वेक्टर और ए वेक्टर। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 30 डिग्री और बाकी का ये पूरा 45 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ सर। तो क्या आप लोग को समझ में आया कि हम एंगल कैसे फाइंड आउट किए, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर, सी वेक्टर ए वेक्टर के बीच में, हाँ कि ना। टेल्स को कनेक्ट किए और शॉर्टेस्ट एंगल ले लिए, क्या किए, टेल्स को कनेक्ट किए और शॉर्टेस्ट एंगल ले लिए, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, टेल्स को कनेक्ट किए और शॉर्टेस्ट एंगल ले लिए। तो आज के इस सेशन में हम लोग वेक्टर पे चर्चा किए। 2 तरीके की क्वांटिटीज होती है सर, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्यों स्पेसिफाइड होता है और डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग देख लिए, हाँ कि ना। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया, हाँ सर। एंगल क्या होता है सर, एंगल कैसे निकालते हैं 2 वेक्टर्स के बीच में, ये भी क्लियर हो गया। पहले हमको धीरे धीरे ना, आप लोग का धीरे धीरे आपके मिट्टी में हमको पानी डालने दो। पानी जब अच्छे से डाल लेंगे ना, तो खूब बढ़िया से एकदम पेड़ उगेगा यार, पौधे उगेंगे, चिंता मत करना, पूरा हरा भरा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर, कैसे एंगल निकालते हैं ये हो गया, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब अगले सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, और फिर धीरे धीरे वेक्टर, जैसे यहां पे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर लिए थे डायरेक्ट, हम बोले क्या है, स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्ट एल्जेब्रिक मेथड से आप लोग ऐड कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज भी तो ऐड सब्ट्रैक्ट होती होंगी, हाँ कि ना, ऐड सब्ट्रैक्ट होती होंगी। तो इनको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग को वही पढ़ना है, पूरा चैप्टर यही है कि कैसे वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, हाँ कि ना। तो ये अभी छोटी छोटी बात जानते रहो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए नहीं है। नोट्स बनाओ अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, और बुक अच्छे से रेफर करो, और हमको बता दो कि आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए कौन सी, हम सोच रहे हैं एक वीडियो और ले आ दें, क्योंकि हम वीडियो इस पे बनाए थे, लेकिन हम उस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं है पर्सनली। वो वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप जाइए उसमें से बुक रेफर करिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम इसलिए नहीं सेटिस्फाइड है ना, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बस, और कोई दूसरी बात नहीं है।
कंटेंट में नो डाउट वो वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसका बैकग्राउंड वो अच्छा नहीं है। और उस समय हम चैनल स्टार्ट किए थे, इस वजह से भी थोड़ा सा क्वालिटी मैटर करता है। अब थोड़ा सा क्वालिटी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करते जाएं वीडियोस का। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग ग्रो करवाते जाओगे यार, सब कुछ बढ़ता जाएगा, अच्छे से होता जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इतने पे पहले फोकस करो, थोड़ा सा धीरे धीरे लो। ज्यादा एक बार में ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। छोटा सेशन रखना हम पहले ही बताए हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, और सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि जब वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।